अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, ईरान वाला मसला तो हल नहीं हो रहा और मुझे इतनी जल्दी हल होता दिखाई भी नहीं दे रहा, लेकिन उसके नतीजे में और कई ख़बरें पैदा हो रही हैं। आज पाकिस्तान से भी एक दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन उनकी तरफ आने से पहले मैं जो एक इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, मैं उससे बात का आगाज़ करना चाह रहा हूँ, और वो है मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से। मुत्तहिदा अरब अमारात आयल पैदा करने वाले ममालिक की एक कंसोर्शियम था, आप कह लें, जिसको कहते थे ओपेक। मुत्तहिदा अरब अमारात उसका हिस्सा था, और अब जो है मुत्तहिदा अरब अमारात उससे निकल गया है। ये उस ओपेक को एक बहुत बड़ा धचका है। ये सऊदी अरब के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। ये बाकी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के लिए बड़ा धचका है। इसमें से पहले कतर भी इसका मेंबर था, और वो भी 2019 में उससे निकल गए। अब जो है ये मुत्तहिदा अरब अमारात, जो कि उसके फाउंडिंग मेंबर्स में शामिल थे, ये 1971 में ये तंजीम बनी थी। तो अब जो है यूएई वाले भी उधर से निकल गए हैं। यूएई वाले कह रहे हैं कि हम नए दोस्त बनाने जा रहे हैं। ये पुराने दोस्त, वो सारी दोस्तियाँ वो कैंसिल करते जा रहे हैं। साढ़े को भी पैसे उन्हें वापस ले लेने, सऊदीया को भी वो टाटा कर रहे हैं। खैर, उनके आपस में दोनों के मामला ठीक चल नहीं रहे थे, ज़्यादा उनका ताल्लुक जो है वो इसराइल की तरफ है। लेकिन ये ओपेक का मसला क्या है? अब यह है कि ओपेक में जो ममालिक शामिल हैं, जो अभी तक शामिल हैं, दो का तो मैंने आपको बता दिया कि यूएई वाले भी निकल गए, और कतर वाले पहले निकल गए। कतर वालों ने तो यार ये बताया था, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास तेल से ज़्यादा गैस है, और हमारा ओपेक में कोई इतना काम बनते ही नहीं है। हम इररेलेवेंट हैं। ਐਵੇਂ ਹੀ नहीं कि अभी तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ खर्च पट्ठा कट के, यानी कि इधर टाइम अपना कट के और इधर आते हैं, लेकिन यह है कि हमें कोई इतना इसका फ़ायदा नहीं है। तो जो यूएई वाले हैं, इनके पास को तेल भी है, लेकिन ये भी निकल गए। अब जो बाकी ममालिक हैं उनका ज़रा आप सुन लें। सऊदी अरब है, उसमें कुवैत है, वेनेज़ुएला है, नाइजीरिया है, लीबिया है, इराक़ है, ईरान है, गैबोन है, कॉन्गो है, और अल्जीरिया। अब यह है कि बहुत सारे ममालिक तो है गरीब ममालिक हैं। अब जो एक वजह बनी यूएई की, वो ये समझते हैं कि इस तंजीम का एक रुकन मुल्क दूसरे रुकन मुल्क जो ममालिक, उन पर उसने अटैक किया है। वो किसकी बात कर रहे हैं? वो ईरान की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इसमें नहीं रहेंगे। अब क्या यही वजह है? अगर सिर्फ यही वजह है तो फिर सऊदी अरब अभी तक उधर है, कुवैत अभी तक उधर है, तो वो भी निकल जाते, वो इसमें से नहीं निकले। तो इसका मतलब यह है कि जो ये दैट दिस प्रेपरेशन वाज लॉन्ग इन द मेकिंग, वो पहले से ही इससे निकलने की तैयारियां कर रहे थे। अब दूसरा ये है कि ओपेक पर कई एतराज़ भी आते हैं बाकी ममालिक की तरफ से। इवन जो ट्रंप है वो भी इसका बहुत बड़ा नकाद है। वो इसको एक समझते हैं कि ये एक कार्टेल है, कि जो ये तय करता है कि इस साल कितनी प्रोडक्शन करनी है, आयल कितना प्रोड्यूस होगा, ताकि जो आयल की कीमतें हैं उनको किस लेवल पर हमने रखना है, ये तय करते हैं। इसी तरह जैसे आप समझ रहे हैं कि शुगर बैरन जो होते हैं, कोई कहते नहीं, ये शुगर मिल माफिया, कि जी इन्होंने शुगर शार्टेज कर ली है और कीमतें बढ़ गई हैं। इसी तरह जो ओपेक कंट्रीज़ हैं वो भी ये करते हैं। अच्छा, उसका कई जो ये बेचारे गरीब गुरबे हैं जो इनमें से शामिल हैं, उनको नुकसान भी होता है। उनके पास और कुछ है नहीं है, और वो फिर जब कोई ये पहले तय होता है कि हमने इस साल कितनी प्रोडक्शन करनी है या प्रोडक्शन कितनी कम करनी है, तो उससे उन्हें वो अपने बाज़ अपने मामला जो हैं वो भी चलाने में नाकाम रहते हैं। लेकिन यह है कि डेफिनेटली इस तंजीम के उन्हें कई फ़ायदे भी हैं, और उनको ये लगता है कि शायद इस तरीके से हमारा जो रेट है कंट्रोल रेट होता है, या हमारे ज़ाहिर जो है वो महफूज भी रहते हैं, तो वो उसमें चल रहे हैं। जो ट्रंप है वो ओपेक का भी एक नकाद है। एक तरफ तो वेनेज़ुएला था, उधर उसने वैसे ही तेल पे ख़ुद जाके काबज़ हो गया, और बाकी ममालिक जो हैं जैसे सऊदी अरब है या कुवैत है या यूएई था, तो इधर जो है इनके साथ उसके डिफेंस एग्रीमेंट भी हैं, लेकिन वो अक्सर इन पर तनकीद करता रहता है। अब यह है कि ओपेक में से यूएई के जाने के बाद क्या कोई इस इलाके में या जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनमें कोई नई सफ़ बंदी होगी? मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ उसका ओपेक से इनहला नहीं है। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जो बाकी उसके कोरम ममालिक के साथ कोई मामलात हैं, शायद उनमें भी हमें मज़ीद दराड़ें नज़र आएँ। हर जमहाज पर तो सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात दो मुख्तलिफ साइड पर खड़े होते हैं। अभी जो है जैसे पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, टर्की है। हालांकि सऊदी अरब और टर्की के मामलात बड़े ख़राब रहे हैं।
उनकी आपस में बड़ी शरीकाबाजी रही है। किसी टाइम सऊदी अरब जो है वो ऑटोमन एम्पायर का भी हिस्सा रहा है। ईरान वाले जो हैं वो भी, यानी कि जिस तरह हम इनको एक इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, वो इनको ज़रा एक डिफरेंट नज़र से देखते हैं। तो इनके आपस में भी बड़े मसले मसाइल हैं। लेकिन सऊदी अरब जो मुस्लिम ममालिक हैं, जब से उन्होंने सोचा कि हमने अब इकनॉमिक पावर बनना है या डेवलपमेंट की तरफ जाना है, ख़ास तौर पे जब से मोहम्मद बिन सलमान आए हैं, तो उन्होंने टर्की के साथ भी मामलात बेहतर किए सऊदी अरब ने। उन्होंने ईरान के साथ भी मामलात बेहतर करने की कोशिश की है। पाकिस्तान के साथ तो हमारे यानी कि वो दिफा का उनका एग्रीमेंट भी हुआ। यूएई वाले जो हैं, यानी कि ये ज़रा जल्दी तरक्की कर गए थे, तो अब तरक्की करने के बाद ना इन्हें कोई जड़ा ना डोले बहाने शुरू कर देते कि जनाब हमारे मसल देखें, अब ये है कि पैसा आ गया, पावर आनी चाहिए, हमारा ज़रा रीजनल इन्फ्लुएंस होना चाहिए। उस चक्कर में पहले इन्हें कोई इन पर जब ये असला वगैरह कोई यमन के सेपरेटिस्ट उनको दे रहे थे, तो उस पर सऊदी अरब ने बमबारी की। अब जो है इनको इनकी यूएई में ईरान ने बमबारी की है। तो ओवरऑल काफ़ी टेंशन चलती जा रही है। तो अब देखते हैं, यानी कि एक तो पहले इनका जो एक अलायंस है यूएई का, वो इज़राइल के साथ है, वो इंडिया के साथ है, अमेरिका के साथ तो है, वो तो सबका माई बाप है। अब ये आगे जाकर क्या बनता है, किस तरफ ऊँट किस करवट बैठता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। यूएई जो है ना वो एक तरह का आप समझें कि इस खित्ते की सियासत के हवाले से गेम चेंजर है। गेम चेंजर इस सेंस में कि इसने आगाज़ किया, उसका उसे फ़ायदा होता है या नुकसान होता है ये वक्त बताएगा। लेकिन यह है कि जो चीज़ें अब नई सफ़ बंदी हो रही है उसका सबब जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो यूएई बन रहा है। तो लिहाजा ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है इंटरनेशनल लेवल पर भी। दूसरा ये है कि ईरान के हवाले से कोई अहम डेवलपमेंट नहीं हो रही। ट्रंप जो है उसने कोई आज फिर कोई इस तरह सा एक सरकास्टिक किस्म का तंज़ी ऐसा ट्वीट किया है और उसने कहा कि ईरानी क़यादत आपस में लड़ रही है, जब ये आपस में लड़ने से ये थक जाते हैं तो फिर हम इनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। तो वो उनको टांट कर रहा है। लेकिन एक तो ये बात हो गई, वो यानी कि एक तरह से उनमें जो इख्तलाफात हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेकिन इसको देखने का एक दूसरा एंगल भी है। वो दूसरा एंगल ये है कि क्या वो इस तरीके से ईरान जो है, यानी कि वो उस तरीके से अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कर लेगा, वो भी लगता है मुश्किल लगता है। बाज़ औक़ात वो नगोशिएट कर रहे होते हैं नगोशिएशन को एक टूल देने के लिए, बल्कि यानी कि वो दे डू नगोशिएशन फॉर नॉट नगोशिएटिंग। बाज़ औक़ात ये भी होता है, यानी कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये एक यूरोपियन डिप्लोमेट के हैं। उसने कहा था कि ये यानी कि वो इस प्रोसेस को काफ़ी एक फ्रस्ट्रेट भी करते हैं, एग्जॉस्ट भी करते हैं, और माजी में भी इन्होंने किया। और फिर ये है कि अमेरिकन जो है इनमें एरोगेंस पड़ी है, और दूसरी तरफ ईरानी जो है वो आंदे ने तो पता नहीं साड़ी जी को 5000 साल पुरानी तहजीब है, वो अपनी तहजीब पे उनको बड़ा मान होता है। अच्छा, ये जो पुरानी तहजीब होती है ना इसके फ़ायदे नुकसान अपने अपने होते हैं। बाज़ का जो तहजीब होती है ना, या यानी कि ये जो अपना खनवादा होता है ये आपको तरक्की भी नहीं करने देता। आपने देखा है कि आपने जिस जगह पे कोई एक फैमिली को 2-3 जनरेशन से रह रही हो ना, उधर आप इतने एंटरप्राइजिंग नहीं होते। यानी कि उसके ये होता है जी कि लोग की सोचणगे फलाने दा पुत्र है, फलाने दा पुत्र है, तो उन केड़ा काम शुरू कर देता है। तो इस तरह तहजीब भी बाज़ का जो है ना ये एक तरह का एहसासा भी होती है और ये लाइबिलिटी भी होती है। और बाय द वे तहजीब जो है कोई इराकियों की भी कोई इतनी नई नहीं है और मिस्र वालों की भी नई नहीं है। हालात कोई वो भी अपने बेहतर नहीं कर पाए। तो अब दूसरी तरफ ईरान अमरीकी हैं। अमरीकी जो है वो इतने एरोगेंट हैं कि उनको ये लगता है कि जैसे हम दुनिया के बारे में जो भी बात करें ना, जिवें आंदे ना जी को वड्डे ने कुनी छुप कर जी दैगूँ, वो समझते हैं कि बाकी दुनिया जो है ना उनकी एक ड्यूटी है कि हम जिस तरह की भी चवल मारें यानी कि उन्होंने छुप करके सुनना है और ऐसे यानी कि उस बात को बुला देना है कि जैसे बात हुई नहीं है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किसके आगे फंसे हुए हैं। इस दफ़ा ईरानियों के आगे फंसे हुए हैं तो मामला इनके आगे मुश्किलात का शिकार होते जा रहे हैं। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान में आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और वो जुडिशल कमीशन ने हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कई जजेस के हवाले से थे, उनके पास केस गया हुआ था जी कि इन्होंने ट्रांसफ़र कर दो, इनको बाकी जो सूबे हैं उनके सुपुर्द कर दें। और आज उन्होंने 3 जजेस को कर दिया है, जिनमें से मोहसिन कियानी है जो कि सीनियर मोस्ट जज हैं, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना चाह रहे थे। दूसरे बाबर सत्तार हैं और तीसरे जस्टिस समन रिफत हैं। 2 और जज साहबान थे जिनके नाम उन्होंने पहले दिए थे, अरबाब मोहम्मद ताहिर और खादम सुमरो। लेकिन यह है कि हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने उनके नाम वापस ले लिए हैं।
या तो मुझे लगता है कि उन्होंने डायरेक्ट रोया गया है और बाद में जो है यानी कि इन्होंने कहा चलो ठीक है तुसी सही है सी आपस से सारे पाई हैं तो मिल के कम शम करांगे, तो बाकी जो है यानी कि 3 इनको उन्होंने कर दिया ट्रांसफ़र। अब जो मोहसिन कियानी है इनकी लाहौर हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र की है, बाबर सत्तार जो हैं इनको पेशावर हाई कोर्ट में, और समन रिफत जो हैं इनको सिंध में। लेकिन ये है कि ये कोई एक वन स्टॉप ट्रांसफ़र नहीं है। वन स्टॉप का मतलब ये है कि या वन स्टेप ट्रांसफ़र नहीं है, कि ये नहीं है कि ये इधर से उधर कराची में बैठ जाएंगी समन रिफत, या बाबर सत्तार पेशावर में जाकर बैठ जाएंगे, या मोहसिन कियानी उनको कहीं पिंडी में या इधर बैठा दिया जाएगा। आगे उनका मकसद जो है इनको आगे दूर भेजना है, कि जैसे मोहसिन कियानी है उनको कहीं बहावलपुर भेज दें, जो बाबर सत्तार हैं उनको कहीं बन्नू में जो इनका बेंच है जिधर कोई अदालतें वैसे ही मेरे ख्याल करती नहीं कि टेररिज्म की वजह से, उधर भेज दें, या समन रिफत जो हैं उनको भी कहीं सखर में या आगे किसी और जगह पर भेज दें। नाज़रीन, ये एक बड़ा एक अफसोसनाक मरहला है। इसको देखने के 2 एंगल हैं। एक तो ये कि अगर जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है तो जज साहबान की ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो सकती, यानी कि एक तो इसको देखने का ये एंगल है कि ये भी हो सकती है, ये तनख्वाह लेते हैं अगरचे यानी कि ये एक पब्लिक ये टैक्स पेयर मनी से ही इनको तनख्वाह मिलती है। वो अलग बात कि वो कहेंगे जी कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अपने काम जो फंक्शन में आज़ाद हैं, उस लिहाज से जो लोग पहले बन्नू में या बाकी जगहों पर काम कर रहे हैं वो भी इंडिपेंडेंट ही है एक तरह से, या यानी कि वो भी जज साहबान ही है, तो यानी कि एक तरह के यूथ के सब आए हुए हैं। एक तो देखने का ये तरीका है। दूसरा ये है कि क्या ये ट्रांसफ़र एक रूटीन में हो रही है या किसी मकसद के तहत हो रही है या उनको सज़ा देने के लिए हो रही है। आम तौर पे इवन सरकारी मुलाजम की ट्रांसफ़र भी वो जिस जगह काम करने का ख्वाहिशमंद है उससे जो दूर की जाती है उसका मकसद उसको सज़ा देना ही होता है। ये जज साहबान जो हैं इनके हवाले से भी कुछ प्लानिंग इसी तरह की है और ये काफ़ी देर से चल रही थी, और इस हवाले से 2 दफ़ा तरमीम हुई। जब 26वीं तरमीम हुई तो उसमें पहले ये चीज़ शामिल न कर की पाई, यानी कि ये पहले आइन में ज़िक्र था कि जज की ट्रांसफ़र हो सकती है किसी दूसरी हाई कोर्ट में, लेकिन साथ ये लिखा हुआ था कि उसमें उसकी मर्ज़ी शामिल है, कि उसकी मर्ज़ी के बगैर आप नहीं कर सकते। अब जो है अब ये बात निकाल दी गई है। अब जो है यानी कि ये है कि उसकी मर्ज़ी हो या ना, वो आंदन जी नौकर की तो नखरा की आप जाएं, तो लिहाजा अब जो है उसकी वो मंशा शामिल हो या ना हो, वो आंदन की साड़ी मंशा शामिल है तो लिहाजा आप फ़लाँ जगह पर चले जाएं। तो बेस एक मकसद जो है गवर्नमेंट का, या यानी कि गवर्नमेंट की उसमें एक काफ़ी एक नुमाइंदगी भी है जुडिशल कमीशन में, लेकिन ऑब्वियसली बाकी जगहों पर भी अदलिया में भी अहम जगहों पर जिन्होंने उनकी सिफारिश का तबादले की सिफारिश की वो भी लोग जो हैं यानी कि वो कई लिहाज से गवर्नमेंट के हम ख्याल भी होंगे, तो लिहाजा ये सारी चीज़ें मिलजुल के ये काम हो गया। अब जिस स्टेज पर हम पहुँचे हैं इसका मतलब ये है कि जिधर से हमारे मुल्क में ये पोलराइजेशन का आगाज़ हुआ था, ये टेंशन बड़ी थी, अदारों के दरमियान बड़ी थी, अदलिया की, इस्टेब्लिशमेंट की, मुकन्ना के, एग्जेक्टिव की आपस में जो लड़ाइयाँ एक दूसरे टकरें मारना शुरू हो गए हैं जब से, ये जो टेंशन बड़ी थी, या इसमें जो आज की सियासत का किरदार है, मैं उस टाइम भी ये बात करता आया हूँ कि ये इस तरह लड़कर ख़त्म नहीं होगी। जब लड़ाई होती है तो उसमें फिर जो ताकतवर होता है वो जीत जाता है। दूसरा यानी कि उसमें फिर ये नहीं होता कि मेरे को आइन की किताब है तो ये देख लो, फिर वो नहीं देखता, ठीक है। फिर जो है मामला गंभीर से गंभीर होते जाते हैं। इसका दूसरा तरीका ये होता है कि जो है एक इंस्टीट्यूशंस के दरमियान डायलाग, ताकि हम इस टेंशन को किसी तरह ख़त्म कर सकें, कुछ चीज़ों पे कुछ कायदो ज़वाबत पर एग्री कर सकें कि हम कैसे चलेंगे। ना सिर्फ ये कि हम जी हालत लड़ाई में हैं और हमने अपने अपने इंस्टीट्यूशन को दूसरे इंस्टीट्यूशन को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करना है। अगर वो होगा तो उसका नतीजा यही है जो आज हो रहा है, जो ये जज साहबान हैं इनके ये इधर उधर इनको डिस्पर्स किया जा रहा है या बाकी जगहों पर। मकसद उनका ये है कि इनको ऐसी ऐसी जगहों पर भेजें कि उसमें कहें कि साढ़े को नौकरी नहीं जो होंगी और साढ़े अल्लू जड़ा ना इन जवाब जे कि हम जो है इनके जा रहे हैं। तो आइडियली ये है, और मैं अभी भी समझता हूँ कि हमारा मुल्क आज जो सियासी तकसीम में जिस जगह पर खड़ा है इसका सिर्फ एक हल है, और वो हल है डायलाग। वो हल है बैठ के मामलात को हल करने का, एक दूसरे के कीड़े निकालने के बजाय एक दूसरे को समझने की कोशिश करना, ताकि हम मसले का हल तलाश कर सकें, ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके।
अगर ये आपस में लड़ाइयाँ, अंदरूनी लड़ाइयाँ, ये एक दूसरे से स्कोर सेटल करते रहे, अपने अपने फतवे देते रहे कि ये तरक्की अदलिया की वजह से नहीं हो सकी, अदलिया के ये तरक्की फ़ौज की वजह से नहीं हो सकी, सियासतदान ये कि तरक्की इन दोनों की वजह से नहीं हो सकी, तो बजाय इसके कि कोई एक जो इंट्रोस्पेक्शन हो, कोई हम कुछ मामलात पर एग्री कर लें और सूरत हाल जो आगे बढ़े, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, एक स्मूथ किस्म का आगे एक फंक्शनिंग हो और पाकिस्तान इन टेंशन से बालातर हो कि आगे चल पाए, वो चीज़ें जब तक नहीं होती, ये बस आपस में ये एक मसल पावर जो है उसकी कंपटीशन जारी रहेगा और ये इंतहाई अफसोसनाक है। और नाजरीन, इस पे मैं आज अपने प्रोग्राम का ख़ात्मा करता हूँ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।